फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया के अगर आप रणनीतिक गलियारों में जाकर के देखेंगे तो आपको एक डिबेट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलेगी। और ये जो डिबेट है ये हो रही है ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर इंडिया के विषय में। यानी कि आज पूरी दुनिया के जो विचारक हैं इस बात पर विचार कर रहे हैं कि देखिए, भारत और इजराइल के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये जो हो रही है ये आज का नहीं, आने वाले 10 साल का जो विजन है वो पेश कर रही है। और इसको लेकर के वो इस तरीका का वर्णन कर रहे हैं कि देखिए, भारत जिस तरीका से ग्रेट इंडिया यानी कि एक विस्तृत भारत की जो कल्पना है उसी तरीका से ग्रेटर इजराइल जो है उसकी संकल्पना देखने के लिए मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटर इजराइल के अंदर कौन कौन से कंट्री आने वाले हैं और भारत यानी कि अब जब हम बात करते हैं अखंड भारत की तो अखंड भारत के अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल हैं और ये भारत 2047 और इजराइल जो है वो 1948 के लिए दोनों का लक्ष्य जो है स्पष्ट है। तो देखते हैं कि कितना एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया के जो जितने भी बड़े बड़े जो नीति निर्माता हैं यानी कि दुनिया के बड़े बड़े जो नीति निर्माता हैं उनका जवाब क्या है जब उनसे ये प्रश्न पूछे गए। आइए देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ें, अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है, यानी कि हिब्रू बाइबल जो है, यानी कि बाइबल आप जानते हैं हिब्रू बाइबल जो है वहां पर जो ये जो यहूदी हैं इनका जो क्षेत्र बताया गया है वो मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगा आगे, नील नदी से लेकर के फरात नदी के बीच का, यानी कि नील नदी और फरात नदी जो है उनके बीच का जो पूरा एरिया है वो आता है ग्रेटर इजराइल में। और जब हम बात ग्रेटर इजराइल की करते हैं, कारण है कि इजराइल ये करेगा, याद रखना मेरी बात आज की और इस क्लिप को काट कर रख लेना, इजराइल ये करेगा और 1948, ये ज्यादा समय इसमें नहीं है, 1948 तक ये एग्जीक्यूट आपको होता हुआ दिखेगा। और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो ये 1947 तक ये आपको होता हुआ दिखने वाला है। आइए देखते हैं थोड़ा विस्तार से, हमारे पास पूरे इसके जो है तथ्य हैं। पैगंबर अब्राहम के अनुसार नील नदी से फरात नदी के बीच का जितना भी एरिया है ये यहूदियों की भूमि है और इसको लेकर के युद्ध स्तर पर लगातार इजराइल कार्य कर रहा है। देखिए, पैतृक भूमि की वापसी की संकल्पना मैं आपको आगे से बताऊंगा कि किस तरीका से आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये किस तरीका से जो है इजराइल यानी कि जो यहूदी हैं उनको यहां से उखाड़ा गया और जब वो यहां से उखड़ जाते हैं वो यूरोप के अंदर जाते हैं और यूरोप में आप जानते हैं कि किस तरीका से उनके ऊपर लगभग 67 लाख यहूदी जो हैं उनको जो हिटलर है उसके द्वारा निपटा दिया गया, इनकी उनकी जीवन लीला जो है उसको समाप्त कर दिया गया। 1948 से लेकर के 1967 के जो युद्ध हैं उनमें भी आप देखेंगे कि इजराइल की जो ये जिजीविषा है लगातार, यानी कि इजराइल बनता है उसके बाद इस पर जो है जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो मिलकर के युद्ध करते हैं और देखा कि उनके द्वारा यानी कि लगातार युद्ध किए गए लेकिन लगातार इजराइल के द्वारा युद्ध में विजित होकर के आगे आया गया। ये दिखाता है इजराइल की अपनी जो कैपेबिलिटी है और उसकी जिजीविषा को। देखिए, प्रस्तावित जो विस्तार है ये भविष्य का नक्शा क्या है मैं आपको ये दिखाऊंगा। जब हम ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं तो इसके अंदर लेबनान का बहुत सारा हिस्सा आता है, इसके अंदर सीरिया का हिस्सा आता है, इराक का हिस्सा आता है, जॉर्डन का हिस्सा भी आता है, मिस्र का हिस्सा आता है और सऊदी अरब का है बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर आता है। आइए देखेंगे इसको वैसे विस्तार से थोड़ा सा। पहले आप इसे देखिए, अमेरिका की जो रणनीतिक समर्थन वो इजराइल को प्राप्त हो और आप जानते हैं इजराइल के अंदर एक तो हिंदू लॉबी और दूसरा है यहूदी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि पूरी दुनिया मानती है कि जिस तरीका से हिंदू लॉबी और जो यहूदी लॉबी है उनके बिना तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कोई निर्णय नहीं कर सकते। प्रशासनिक और या फिर उनके जो भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वहां पर ये दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रखते हैं। देखिए, अमेरिका न केवल उनको फंडिंग देता है, किसको, इजराइल को, बल्कि उनके साथ में नए नए हथियार भी उनको देता है और हर तरीका की जो साझेदारी और इसका जो विस्तारवादी विचार है, विस्तारवादी विचार मैंने जैसा बताया आपको कि ये सारा जो ग्रेटर इजराइल है इसको भी सपोर्ट करता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स है वो इसको जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, बात ये आती है कि ठीक है भाई ये तो हो जाएगा लेकिन इसके प्रभाव भी तो कुछ आएंगे। हाँ, इसके प्रभाव ये आएंगे कि फिलिस्तीन जो है जिसमें हम गाजा या वेस्ट बैंक कहते हैं इसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। दूसरा है पड़ोसी देश जिसमें सीरिया हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, इनका बहुत ज्यादा जो हिस्सा है वो इजराइल कब्जा लेगा जिससे अशांति इन देशों के अंदर आने वाली है। और तीसरा देखिए, जितने भी खाड़ी देश हैं जिसमें सऊदी अरब हो गया, इराक, ईरान, ये है, इनकी जो अपनी संप्रभुता है उसको चुनौती मिलने वाली है और ये होने वाला है, आप ये समझ लीजिए। आगे देखिए, वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव क्या आने वाले हैं। इस एजेंडे से पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता आपको देखने के लिए मिलेगी और ऐसा देखो, दुनिया ऐसा विचार कर रही है, मैं इस पर मानता नहीं हूं। दुनिया
दुनिया ये कह रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ये करेगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण है चाइना, चाइना और नॉर्थ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं, ना तो इसमें चाइना आएगा, ना इसमें नॉर्थ कोरिया आएगा, ना इसमें रूस आएगा। इसका मतलब यह है कि ये कोई नहीं आएगा और ये जो एग्जीक्यूशन है ये आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा 1948 तक। आइए थोड़ा ऐसा विस्तार से देखते हैं, थोड़ा मैप भी देखेंगे। ग्रेटर इजराइल का आपके लिए लेकर के आया हूं मैं इसमें। पहले हम आगे बढ़े उससे आपको दो प्रश्न है जो आपको विचार करना होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में मिल जाएंगे इनके आंसर। हिब्रू बाइबल के अनुसार ग्रेटर इजराइल की भौगोलिक सीमाएं किन दो प्रमुख नदियों के बीच में, यानी कि जल स्रोतों के बीच बताई गई है? पहला जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर, दूसरा यूफ्रेटस जिसे हम फरात नदी बोलते हैं और मिस्र की नदी नील नदी के बीच का क्षेत्र, तीसरा टिग्रिस जो नदी है और लाल सागर, और चौथा सी ऑफ गैलिली और मृत सागर। तो आंसर आपको मैंने बता ही दिया है, आंसर आपको पता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा ग्रेटर इजराइल के विस्तार को परोक्ष समर्थन देने का सबसे बड़ा जो कारण क्या दिखाई पड़ता है? आप देखिए पहला विकल्प यहूदियों के प्रति ऐतिहासिक सहानुभूति, दूसरा ब्रिटेन के बचे हुए उपनिवेश को मुक्त कराना, तीसरा खाड़ी देशों की शक्ति को एक झटके में समाप्त कर अपना सुपर पावर वर्चस्व बनाए रखना, और चौथा है भारत अखंड भारत के विभाजन को संतुलित करना। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि अमेरिका जो है अपने अस्तित्व के लिए जो है जीसीसी के कंट्री हो, ओपेक की कंट्री हो या मिडिल ईस्ट जो है उस पर अपना एक अपर हैंड रखना चाहता है, और उसके लिए उसको एक देश की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इजराइल है। यानी कि इजराइल का जो डर है वो इतना होना चाहिए कि ये देश कभी भी अमेरिका के पाले से कभी निकल ही ना पाए। आइए थोड़ा सा पहले आपको मैप दिखाता हूं, क्योंकि ये मैप ये है यूफ्रेटस नदी, जिसे अराफात नदी। अब देखिए ये नील रिवर है, ये है यूफ्रेटस रिवर, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया किसे दिया जाएगा? इजराइल। यहां बनेगा ग्रेटर इजराइल। यानी कि जो हिब्रू बाइबल है वो कहती है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये यहूदियों का है। अब यहूदी जो है आप जानते हैं कि उनको तो एक बार मिल जाए फिर बाकी बात तो वो हासिल तो खुद ही कर लेंगे। तो जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि 1948 तक ये ग्रेटर इजराइल का जो उनका अपना विजन है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देखिए 1000 वर्षों से बुना जा रहा है ये धार्मिक और भौगोलिक सपना। पैगंबर अब्राहम की भविष्यवाणी में हिब्रू बाइबल के अनुसार यूफ्रेटस जिसे हम फरात नदी बोलते हैं और मिस्र की जो नील नदी है उनके बीच का जो एरिया है ये किसके लिए है? ये है यहूदियों के लिए। वर्तमान वास्तविकता यह है कि आज का जो फिलिस्तीन केवल दो छोटे हिस्से में है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। भविष्य का दावा है कि ग्रेटर इजराइल केवल मौजूदा सीमाओं तक नहीं रहने वाला है, यह मिडिल ईस्ट के जो है बहुत बड़े हिस्से पर आने वाला है। जो मैंने आपको बताया, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो या फिर लेबनान हो, इन सभी का जो एरिया है इसके अंदर जाने वाले हैं। अब बात आती है कि अगर हम यहूदियों की बात करें तो उनको 2-3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उनका स्वर्णिम काल, फिर आता है उनका संकट काल, है ना। संकट काल यानी कि मिडल में देखा होगा बीच वाला, और एक है इनका संकट काल जो कि एकदम हाई पर है। पहले देखिए राजा डेविड और सोलोमन जो है ये राजा थे उस समय पर, पूरी हंसती फूलती और खिलती हुई जो सभ्यता थी वो यानी कि यहूदी सभ्यता थी। जब तक आप देखेंगे कि बिल्कुल भी जो क्रिश्चियनिटी है उसका जन्म नहीं हुआ है, जब तक की कहानी बता रहे हैं, जब तक जो ईसा मसीह हैं उनको जो है सूली नहीं लगाई गई थी, यानी कि जब तक वो सब कुछ खुशहाल था। वहां पर मंदिर भी थे, यरूशलेम के अंदर जो है इनके अपने पवित्र मंदिर थे। यहूदियों की एकमात्र पैतृक भूमि जो है उसका स्वर्णिम काल कह सकते हैं राजा डेविस और सोलोमन का जो युग है। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं आता है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का जो कब्जा होता है इस मिडिल ईस्ट पूरे के पूरे जो खाड़ी यानी कि जो जीसीसी एक तरीका से देखा जाए जो मिडिल ईस्ट है वहां पर पूरा जो है रोमन साम्राज्य का कब्जा होता है, और यहूदियों पर जो है भयंकर अत्याचार जो है शुरू हो जाते हैं। और इसी भयंकर अत्याचार से जो है त्रस्त होकर के इनको यूरोप के अंदर भागना पड़ता है। और जब ये यूरोप के अंदर जाते हैं, मैंने जैसे कि बताया कि ये जो हिटलर है उसने लगभग 65 लाख यहूदियों को जो है भयंकर रूप से जो है मार डाला था, और इसमें भी जो है इन्हीं का हाथ था। मैंने आप जैसा बताया कि अपने जो भी भाई हैं इन्हीं का जो हाथ था मिडिल ईस्ट के। अब देखिए 1948 में वापसी होती है। अब होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा त्रस्त थे, इतिहास आपने पता है इसका कि ये हिटलर के द्वारा इनको जो है किस तरीका से होलोकास्ट किया जाता है। उसके बाद जो है आप जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर जो है ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटेन जो है जब जाता है तो ये इसका विभाजन करता है, यानी कि विभाजन हो जाता है। एक पार्ट जो है वो फिलिस्तीन जो कि अभी का जो वर्तमान फिलिस्तीन है, और दूसरा भाग जो देता जाता है वो
ये जो यहूदी हैं इनको दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1948 में ब्रिटेन के जाने के बाद ही इस पर सीरिया, लेबनान और इराक ने जो है हमला कर दिया। यानी कि अभी इजराइल बना ही था, इन तीनों देशों की जो सेनाएं हैं उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। इसका मतलब है, आप जानते होंगे कि जो यहूदी है वो सबसे सताई हुई कौम है। पूरी दुनिया के जितने भी गोल टोपी भाई जॉन हैं उनका एक उद्देश्य है कि भाई जितने भी यहूदी हैं उनको समाप्त किया जाए। हिटलर भी इनको नहीं मारता। अगर आप जानते हैं कि आप गूगल करके पढ़ना तो ग्रेट ग्रैंड मुफ्ती ऑफ फिलिस्तीन जो है अगर उसमें शामिल नहीं होता तो शायद इतने जो होलोकास्ट है ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इनकी जैसे ही तीनों सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया और इजराइल के द्वारा इनको मात्र 7 दिन के अंदर ही धूल चटा दी गई। यानी कि इनको बहुत बुरी तरीका से जो है मारा गया इजराइल के द्वारा। उसके बाद जो है ये घर बैठे, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर थोड़ा सा इंतजार किया और 1967 में जो है पूरे जितने भी आप देखेंगे कि ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, खासकर अरब के जो देश हैं, उन्होंने दोबारा से हमला किया इजराइल पर। यानी कि अब पहले 3 आए थे, अब सारे मिलकर के आए, लेकिन सारों जितने भी मिलकर के आए थे इजराइल के द्वारा इनको जो है लगातार मार लगाई गई। और जबकि आप देखेंगे कि जो जॉर्डन नदी है वहां तक और सीरिया का जो गोलन हाइट्स एरिया है उसको कब्जा कर लिया गया, इजिप्ट को कब्जा किया गया, बहुत सारा एरिया जो है बाद में उसको अलग अलग संधियों के द्वारा वापस किया गया। इसी युद्ध के बाद अरब देशों में यह डर बैठ गया कि आप इजराइल से कभी नहीं जीत सकते और ये जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो एक दिन सत्य होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो भी जानता है। देखिए, खाड़ी देशों के अस्तित्व पर मंडराता हुआ ग्रेटर इजराइल का नक्शा मैंने जैसा कि आपको बताया है, इसके अंदर लेबनान हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यहां तक कि ईरान का भी हिल्स वाला जो एरिया है वो शामिल है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये किस तरीका का स्थिति बनने वाली है आने वाले समय में। अमेरिका का सुपर पावर गेम और इजराइल का बैकअप, यानी कि आप जानते हैं कि अमेरिका जो हर साल वित्तीय सहायता जो है वो पहुंचाता है इजराइल के लिए और नए जितने भी हथियार हैं उनको भी पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, जो राजनीतिक जो स्वीकृति है वो भी इजराइल यानी ग्रेटर इजराइल जो है उसको मिली हुई है। उदाहरण के लिए एक अमेरिका सीनेट डिप्लोमेट से उनसे पूछा गया कि आप इजराइल द्वारा जो ग्रेटर इजराइल की बात की जाती है उसका कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने क्या कहा कि अगर इजराइल ग्रेटर इजराइल का सपना देखता है और उसे पूरा करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। इसका मतलब है कि ये जो स्वीकृति है अमेरिका की भी इसमें है कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो अमेरिका को खड़ा होना ही होगा। देखिए, अमेरिका अपना सुपर पावर स्टेटस बनाए रखने के लिए खाड़ी देशों की सामूहिक ताकत को एक झटके में खत्म करना चाहता है, जिससे इजराइल जो है उसके लिए एक महत्वपूर्ण ताकत होती है इन्हें बैलेंस करने के लिए, और यह है अमेरिका की कूटनीति। क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? देखिए, अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं तो डिबेट तो यह है कि हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं ये नहीं होगा। कारण है कि जब तक कोई देश दूसरे में शामिल नहीं होगा, जब तक उसके हाई स्टेक्स नहीं लगे होंगे, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। कारण है उसकी भयावहता जो है पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए ये कोई प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है कि एलाइज एक साथ आ जाएंगे और ये सब आ जाएंगे, नहीं। यहां पर इसकी कीमत इतनी होगी कि आपका देश होगा उसके बाद या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए उत्तर कोरिया आ जाएगा, रूस आ जाएगा, चीन, कोई नहीं आएगा इसमें। क्यों? कारण यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी देश के इतने स्टैक्स नहीं है, इतना कुछ दांव पर लगा हुआ नहीं कि इनके बर्बाद होने से इन्हें रूस या चीन या इनको कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी। कारण यह है कि 2048 तक ऊर्जा के जो दूसरे यानी कि वैकल्पिक रिसोर्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। उस समय पर तेल यानी कि फॉसिल्स फ्यूल के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता नहीं होने वाली है। तो याद रखना कि ये सब कुछ जो है वो कपोल कल्पना है कि ये रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, नहीं, ये होता हुआ आपको दिखेगा और ये सब कुछ इजराइल आसानी से कर पाएगा। देखिए, अब बात आती है वही अखंड भारत की कि भाई जो जैसे अखंड इजराइल की बात आ रही है ऐसे अखंड भारत भी है। तो अब लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए, इजराइल और भारत के बीच की जो ये रक्षा समझौते हैं और जिस तरीका का जो रणनीतिक साझेदारी चल रही है, ये आने वाले समय जो 10 से 20 साल की जो साझेदारी है उसको लेकर के है। भारत जिस तरीका से आप जानते होंगे कि भारत भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप देखेंगे श्रीलंका, इनको लेकर के बांग्लादेश, इनको लेकर के मानता है कि ये अखंड भारत के ही हिस्से हैं। और ये अखंड भारत के अगर हिस्से हैं, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये अगर अखंड भारत के हिस्से हैं, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में भारत इनको शामिल करेगा। यानी कि इनको शामिल करने का जो ग्रेट लक्ष्य है वो भारत लेकर के चल रहा है। अब भारत कब तक करेगा? बताया जा रहा है कि 2049 तक, यानी कि 2049-2047 तक ये लक्ष्य भारत लेकर के चल रहा है कि 2047
में भारत एक विकसित देश जो है हो जाएगा और लगभग 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो लेकर के चल रहा है। मेरा मानना है कि ये 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत जो है वो अचीव कर पाएगा और भारत जो दुनिया की दूसरी या पहली अर्थव्यवस्था बन चुका होगा और पूरी तरीका से डिफेंस में आत्मनिर्भर हो चुका होगा। तो भारत इसको जो है करता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसी को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जो विचार है वो चल रहा है। कि आप बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।